जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले होम असाइनमेंट डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आज का लेक्चर फ्रेश कंसेप्ट डिस्कस करेंगे हम। होम असाइनमेंट में जो कल के लेक्चर से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे वो अपने सामने रखिए। क्वेश्चन नंबर था बेबी 24, 25 और 26, 3 क्वेश्चन थे। जी ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कोई इशू? भाई क्वेश्चन 24 में कोई इशू है पूछ ले भाई। देख रहे हैं, घर से देख के नहीं आए? नहीं, क्या देखेंगे? इसको खुद बता देगा मेरे में ये मसला है। देखने से, घर से पढ़ के नहीं आए तो कुछ नहीं पता चलेगा आपको। कि भैया आप पूछ ले कोई क्वेश्चन 24 में। हाँ, लैक ऑफ प्रॉपर कंसल्टेशन। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5000 से ऊपर वाली जो परचेज होगी डॉलर से ऊपर वाले, उसके लिए डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए कि नहीं? डायरेक्टर्स कंसल्ट करेंगे, डायरेक्टर से अप्रूवल लेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5000 से ऊपर की अप्रूवल ली जा रही है कि नहीं ली जा रही? कि कभी लेता है कभी नहीं लेता। तो वीकनेस है कि नहीं? यही चीज ठीक है जी। एक पॉलिसी बन गई कि 5000 से ऊपर की अप्रूवल चाहिए तो फिर चाहिए अप्रूवल। ठीक है, अगर आप बिल्कुल अप्रूवल नहीं लेते या कुछ ट्रांजैक्शन के लेते हैं कुछ के नहीं लेते तो ये भी इशू है। ये वीकनेस है। मैं क्या स्ट्रेंथ बना रहा हूँ? मैं भी वीकनेस ही कह रहा हूँ मेरे भाई। अप्रूवल ना लिया जाना वीकनेस नहीं, खुदा का हो। और कंट्रोल की 3 एग्जांपल मैं मेरे भाई शुरू से, ऑडिट के शुरू से आपको बता रहा हूँ। अप्रूवल, रिकंसिलिएशन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो अप्रूवल अगर नहीं आ रही तो ये वीकनेस है मेरे भाई। हाँ जी जी, उससे ऊपर वालों की डायरेक्टर्स की अप्रूवल है, इससे नीचे वालों की भी अप्रूवल है, लेकिन वो डिफरेंट लोग होंगे ना, वो सुपरवाइजर वगैरह होंगे कोई। ठीक है जी। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ये है कि अगर कंट्रोल वीकनेस कंटिन्यू रहती है तो कंपनी को इसका नुकसान क्या होगा। इम्प्लीकेशन या इफेक्ट का मतलब क्या है? अगर यही वीकनेस चलती रहे तो कंपनी को इसका नुकसान क्या होगा। कौन सी वाली आपको समझ नहीं आई? मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जी मेरे भाई। सरप्लस वाले ऑथोराइज। अब मुझे ये बताइए, फर्ज कीजिए कि क्लास में हमें प्रोजेक्टर चाहिए। क्या हर टीचर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो परचेज कर ले, या कि सेंट्रलाइज्ड डिसीजन होना चाहिए, प्रिंसिपल साहब को डिसीजन करना चाहिए? अगर रूल ये है कि प्रोजेक्टर जब परचेज होंगे फिक्स एसेट, प्रिंसिपल साहब की अप्रूवल जरूरी है, और टीचर बगैर अप्रूवल के प्रोजेक्टर परचेज करते रहें, क्या नुकसान होगा? हर क्लास में एक एक प्रोजेक्टर नजर आएगा। अननेसेसरी, गैर जरूरी तौर पे प्रोजेक्टर परचेज। हालांकि अगर सेंट्रलाइज परचेजिंग हो तो प्रिंसिपल साहब अप्रूवल जरूर देंगे, लेकिन कहेंगे एक प्रोजेक्टर की, जिस क्लास में जरूरी है उस क्लास में इसको शिफ्ट कर दो, दूसरी क्लास से निकाल के। हर क्लास के लिए अलग प्रोजेक्टर तो परचेज नहीं होगा ना। लेकिन अगर प्रिंसिपल साहब की अप्रूवल के बगैर परचेज करते रहे तो क्या अननेसेसरी परचेजेस हो जाएंगी? यही होगा। माले मुफ्त दिले बेरहम वाला साहब है। लोग ये समझते हैं कि हमारे कौन सा जेब से पैसे जा रहे हैं, तो लाओ भाई इधर भी एसी लगे, इस कमरे में भी हीटर हो, इस कमरे में भी सारी सहूलतें हो। वो फिर रिसोर्सेज जो है वो एक्स्ट्रा परचेज हो जाते हैं। क्लियर हुई ये बात अननेसेसरी वाली? जी हाँ। इम्पेयरमेंट जाहिर है, जब सरप्लस स्टॉक होगा, आपके पास सरप्लस आइटम्स होंगी तो अल्टीमेटली इंपेयर होंगी वो। ठीक है, इन्वेंट्री में भी हमारा यही कंसेप्ट था, फिक्सर में भी यही कंसेप्ट है कि जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदेंगे, इन्वेंट्री है तो ऑब्सोल्यूट हो जाएगी, फिक्स एसेट है तो इंपेयर हो जाएगा। जी भाई। हाँ जी, प्रपोजल फॉर्म कंप्लीट नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, प्रपोजल रेक्विजिशन फॉर्म, रेक्विजिशन के सर ये चीजें हमें खरीद के दी जाए। कह रहा है जब भी कोई चीज खरीदनी है तो रेक्विजिशन फॉर्म साइन होना चाहिए, उसके बगैर परचेज, उसमें लिखा होता है कि भाई किस पर्पस के लिए चीज खरीदी जा रही है, वो देखते हैं वो पर्पस जरूरी है कि नहीं। ठीक है, लिखा होना चाहिए। जिस तरह आप जब छुट्टी करते थे स्कूल में तो एप्लीकेशन हेडमास्टर साहब के नाम पे लिखते थे ना,
उसमें क्या सिर्फ ये लिखते थे कि आज मैं नहीं आ रहा, कि वजह भी लिखते थे, है आई एम सिक लीव लिखते थे ना ये, हाँ, हाँ लिखते थे ना, पता चलता था हेडमास्टर साहब को आप क्या चाहते हैं और क्या मसला है। इसी तरह अगर फिक्स एसेट खरीदने हैं तो उस सूरत में भी रिक्विजिशन फॉर्म तो होना चाहिए ना, उस पर सिर्फ ये नहीं लिखा होगा कि फिक्स एसेट खरीदना है, रीजन भी तो लिखी होगी, वो सीनियर मैनेजमेंट को पता चल जाएगा, वैलिड रीजन है तो परचेज करो वरना ना करो। वो कहता है ये फॉर्म नहीं, फिर इसका मतलब क्या है, पता नहीं चल रहा कि जरूरी है कि गैर जरूरी है जो खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट बगैर एप्लीकेशन के छुट्टी कर लें, कंट्रोल वीकनेस है कि स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ठीक है। हो सकता है कि मजबूरी हो सकता है बिला वजह कर लियो जी। और कोई क्वेश्चन जी, और कोई क्वेश्चन कोई क्वेश्चन? 24 क्लियर है मेरे भाई? मुझे नहीं लगता। ठीक है भाई। 25 में कोई प्रॉब्लम? जी भाई। कंप्लीशन सर्टिफिकेट थोड़ी सी कहानी बता दीजिएगा क्या है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं क्वेश्चन पढ़ के नहीं आया, ये मुझे जरा बता दे क्या क्या रहा है। By the production department and this is used in the accounting department and it is check against the purchase invoice when it is received. नहीं, वो कहना क्या चाह रहा है वो सुन तो लिया मैंने। हाँ सुन ले। असल में होता ये है कि हमने जब किसी कोई काम करा ना छोटा मोटा, या फॉर एग्जांपल किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई ये बिल्डिंग जो है वो आप बना दीजिए, तो वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ हमारा एग्री होता है 25% बिल्डिंग बनेगी तो हम 25% पेमेंट देंगे, जब 50% स्टेज ऑफ कंप्लीशन हो जाएगी 50% पेमेंट देंगे, 100%, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कॉन्ट्रैक्टर ने 25% कंप्लीट कर लिया कि नहीं किया? आप ये कहेंगे सर जाके देख सकते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि देखने में लग रहा होता है कि जी कोई इतना खर्चा नहीं हुआ, लेकिन काम की नेचर ऐसी होती है कि उसका एक्सपेंस ज्यादा हो चुका होता है। जैसे शुरू में वो कुछ एक्सपेंडिचर अपने कर चुका होगा, शुरू के एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, उसने मटेरियल वगैरह परचेज करना है, उसने मशीनरी का इंतजाम करना है, तो हम किसी एक्सपर्ट से कहते हैं कि आप साइट का जायजा लीजिए और हमें बताइए कि कितने % स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, ठीक है। तो वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन जितने % बताता है हम उतने % पेमेंट रिलीज कर देते हैं। ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट इसी चीज का नाम है कि एक पर्सन हमें ये बता दे चेक करके कि कितने % प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ताकि उतनी लिहाज से हम पेमेंट उसको रिलीज कर सके, ठीक है। ये कहाँ यूज किया उसने ये फ्रेज? 3rd पैराग्राफ में कौन सी लाइन? लास्ट वाले, ठीक है। हाँ, वो उसी तरह कह रहा है कि जब मशीनरी आती है तो वो उसको चेक कर रहा है कि मशीनरी प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं। ये कंस्ट्रक्शन से रिलेट नहीं कर रहा, कंसेप्ट वही है, लेकिन ये मशीनरी से रिलेट कर रहा है कि मशीनरी प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर में है कि नहीं। अगर प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर में है तो फिर उसके आगे फर्दर उसको यूज किया जाता है, उसकी GRN वगैरह उसकी एंट्री जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है, वरना नहीं की जानी। ये वैसे ही कंसेप्ट है जैसे इन्वेंट्री हमारे पास आती है, जब उसकी क्वांटिटी क्वालिटी इंस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, फिक्स एसेट आए तो उसको इंस्पेक्ट करना चाहिए कि नहीं, वही बात है। क्लियर हो गया कंसेप्ट मेरे भाई? पक्की बात है? और की क्वेश्चन है कि नहीं? चर्सी ऑपरेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? अच्छा नहीं, ये किसका सवाल नहीं था, हैं? ये इसकी रिक्वायरमेंट है, हैं? इसने क्या पूछा था? इसने भी तो यही सवाल पूछा, यही तो कल्पा हूं मैं, हैं? जब आप पहुंचे हुए थे कहीं माशाल्लाह बोल। अच्छा हाँ जी, वो ऑपरेशन सर्टिफिकेट फिर सुनना है। बैक गियर के अंदर जब हमने कोई इन्वेंट्री मंगवाते हैं तो उसको वेयर हाउस में भेजने से पहले, अकाउंट्स में एंट्री करने से पहले, ऑफिशियल परचेज रिकॉर्ड करने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि नहीं कि इन्वेंट्री सही है, परचेज ऑर्डर के मुताबिक है कि नहीं। करना चाहिए। चेक करके हम जो एक सफा बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? और कोई नहीं बोलेगा।
उसे गुड सीड नोट कहते हैं मेरे भाई, GRN कहते हैं। GRN इंस्पेक्शन के बगैर तो नहीं बनना चाहिए ना। GRN कैसे भाई, इसका मुंह सूंघ जरा। GRN है भाई, GRN, ठीक है। उसी तरह जब फिक्स एसेट आए, फिक्स एसेट खरीदा, उस पे तो फिक्स एसेट महंगा होता है, उसको भी हमें चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, उस सूरत में हम सर्टिफिकेट, ये जो कह रहे हैं ऑपरेशनल सर्टिफिकेट, ये इशू कर रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है जी, कि ये प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर में है कि नहीं मशीनरी जी। और कोई क्वेश्चन भाई? कोई क्वेश्चन नहीं भाई, पूछ ले कोई और। चलिए 25 में भी कोई, 26 में कोई प्रॉब्लम? 26 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? 26 में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके? कोई सब समझ आ गया? आपसे पूछ रहा हूँ, फीमेल स्टूडेंट, सब समझ आ गया आपको? हैं? इसमें जरा मुझे बताइए सॉल्यूशन में तीसरा पॉइंट क्या है? 26 के सॉल्यूशन में कोई तीसरा पॉइंट है? आपको तो सब समझ आ गया ना, मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे ये समझाइए जरा, ये क्या कह रहा है जी भाई? आपको भी सब समझ आ गया था ना? हैं? अभी तो कह रहे, जब मैं पूछ रहा था तो चुप करके बैठे थे, इसका मतलब क्या है कि सब समझ आ गया। क्वेश्चन 26 के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? इंटरनल कंट्रोल बताना है, फिक्स एसेट से रिलेटेड। एक मिनट, फिक्स एसेट से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, हाँ, डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट से। पूरे फिक्स एसेट के कंट्रोल नहीं पूछ रहा, डिस्पोजल के कंट्रोल पूछ रहा। तो यहां पे हमने वीकनेसेस नहीं बतानी इस क्वेश्चन में, कंट्रोल्स बताने हैं। वीकनेसेस नहीं बताने, कंट्रोल्स बताने हैं। और सिस्टम उसने बता दिया, इसका मतलब है हमने जो कंट्रोल बताने हैं उसके सिस्टम के लिहाज से बताने हैं। ये एक तरह से क्वेश्चन हमारा वो रटे वाला क्वेश्चन हो जाता है कि हमने जो कंट्रोल्स याद किए हुए देखते हैं वो सिस्टम में वो मिलता जुलता सिस्टम है तो वो कंट्रोल बता देंगे उसको। क्या कह रहा है फिक्स सिस्टम, क्या बता रहा है? कार क्या होती है? सेल। ये क्वेश्चन पढ़ा है आपने? भैया क्वेश्चन पढ़ा मेरे भाई ने घर जाके? ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था? तो बताइए सिस्टम क्या है? जी जी बताइए। 36 एम्प्लॉइज है, हर एक को गाड़ी दी हुई है, इससे रिलेटेड कोई कंट्रोल है? कोई कंट्रोल नहीं बनता। और डिस्पोजल के अप्रूवल चाहिए, इससे रिलेटेड कोई कंट्रोल बनता है क्या? ऑथराइजेशन होनी चाहिए डायरेक्टर की तरफ से, शाबाश। और क्या कंट्रोल बनता है? डिटेल इनवॉइसेस चेक करना है, डेप्रिसिएशन डिस्पोजल कार्ड की, कार की डिस्पोजल, कार की डेप्रिसिएशन चेक करेंगे। नहीं भैया एक मिनट, अरे ये मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं, आपने तो कुछ पूछना नहीं है। रिक्रूट 26 क्वेश्चन। रिक्रूटमेंट कंपनी इज ए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी विच ऑपरेट्स एज ए प्रेस्टिजियस एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये रिक्रूटमेंट एजेंसी कौन सी होती है भला? बंदे उठाती नहीं है, हाँ बंदे हायर करती है, ठीक है। और सम टाइम ये हायर करना, ये सीए फर्म्स भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सीए फर्म्स सिर्फ अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोगों के लिए रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनकी स्पेशलिटी इसी में है। तो ये रिक्रूटमेंट कंपनी है। इट्स मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दोज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2005। लेटेस्ट इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2005 तक की है। यहां पे कोई सिस्टम बता रहा है जिसका हम कंट्रोल सजेस्ट करें? कोई नहीं बता रहा। रिक्वायरमेंट पढ़ ली ना, जस्ट 5 इंटरनल कंट्रोल्स दैट रिक्रूटमेंट कंपनी शुड एम्प्लॉय ओवर द डिस्पोजल ऑफ कार्स। कार से हमें पता चला फिक्स एसेट्स के कंट्रोल्स बताने हैं, डिस्पोजल से पता चला डिस्पोजल से रिलेटेड बताने हैं, और किसी से रिलेटेड नहीं बताना है।
Directors of company have developed a strong control environment in the company and have introduced effective internal controls. वो कह रहे हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डायरेक्टर्स कह रहे हैं हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है. These include the review of monthly management accounts at formal monthly board meeting. मंथली बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें अकाउंट्स को रिव्यू किया जाता है. एंड द यूज ऑफ ए नॉन करंट एसेट रजिस्टर, और एक नॉन करंट एसेट रजिस्टर यानी फिक्स एसेट रजिस्टर को भी यूज किया जाता है. तो एक तो कंट्रोल हमारा ये हो गया कि फिक्स एसेट रजिस्टर को हमने जो टी अकाउंट का बैलेंस है उसके साथ रिकंसाइल होना चाहिए. ठीक है, एक कंट्रोल तो ये हो गया ना. अभी तो कह रहे थे हो गया, क्यों नहीं हुआ? और कोई नहीं बोलेगा. ये कंट्रोल, ये फिक्स एसेट में कंट्रोल है तो सही ना ये कि फिक्स एसेट रजिस्टर को जीएल के साथ रिकंसाइल करना चाहिए. भाई है कि नहीं? कि आप ये पूछेंगे सर दोनों में फर्क क्या है? फिक्स एसेट रजिस्टर इंडिविजुअल एसेट्स की डिटेल है, जीएल जो है वो टोटल एग्रीगेट अमाउंट है. वही फर्क जो कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडी लेजर में था, वही डिफरेंस जो कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडी लेजर में था, वही डिफरेंस हमारा फिक्स एसेट अकाउंट जीएल बैलेंस और फिक्स एसेट रजिस्टर में. ठीक है. अच्छा, फिक्स एसेट रजिस्टर को जीएल के साथ रिकंसाइल होना चाहिए. मैं कह रहा हूं ये कंट्रोल है, यहां पे आएगा. आप कह रहे हैं नहीं आएगा. हाँ, उसने डिस्पोजल से रिलेटेड कंट्रोल सारे फिक्स एसेट से थोड़े पूछे हैं, ये नहीं आएगा. कह रहे कंपनी हैज 36 एम्प्लॉइज मोस्ट ऑफ whom आर प्रोवाइडेड विद एन एग्जेक्टिव टाइप ऑफ कंपनी कार. वाह, 36 एम्प्लॉइज है, हर एक को एग्जेक्टिव लेवल की कार दी हुई है, तकरीबन हर एक को. इट इज कॉमन जी. अच्छा, इसमें कोई कंट्रोल है डिस्पोजल से रिलेटेड? नहीं है. ठीक है. इट इज कंपनी पॉलिसी टू परचेज ओनली न्यू कार्स एंड टू रिप्लेस देम व्हेन दे आर 2 years old. 2 साल से पुराना मॉडल ही कोई नहीं रखा. शाबाश. ये रिक्रूटमेंट कंपनी है, रिक्रूटमेंट कंपनी है. एम्प्लॉइज आर अलाउड टू परचेज रिप्लेस्ड कार्स एंड दे डू सो बाय फॉरवर्डिंग सील्ड बिड्स टू द कंपनी एज एंड व्हेन रिप्लेस्ड कार्स बिकम अवेलेबल. एम्प्लॉइज को ऑफर भी दिया उन्होंने कि जब 2 साल हो जाए कार रिप्लेस करना है तो पुरानी कार खुद भी खरीद सकते हैं. और खुद खरीदने के लिए क्या उन्होंने कहा? सील्ड बिड्स आने चाहिए. आपको याद है परचेज सिस्टम में भी हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था कि जब सप्लायर से कोटेशंस कॉल करते हैं, बिड्स कॉल करते हैं, और जिसकी बिड सबसे परचेज में खरीद रहे थे उसमें लोएस्ट वाले को सेलेक्ट करते हैं. यहाँ पे बेच रहे हैं हाईएस्ट वाले का. ये पीटीसीएल के शेयर सेल हुए थे, बताइए बिडिंग हुई थी कि नहीं? हुई होगी, नहीं हुई थी. और ये भी सील्ड बिड थे. एक यानी सील्ड बिड का मतलब क्या होता है? एक बिडर को नहीं पता होता कि दूसरे बंदे, दूसरी पार्टी ने क्या बिड कोट की है. हर एक कोशिश करता है कि ज्यादा मोस्ट फेवरेबल बिड कोट करे. कहता है टू प्रोटेक्ट द कंपनी फ्रॉम रिसीविंग ओनली लो बिड्स फ्रॉम एम्प्लॉइज, सील्ड बिड्स आर आल्सो रिसीव्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट मोटर कार डीलर्स. वो कह रहा है इंडिपेंडेंट पार्टी से भी बिड्स हम ले लेते हैं. अब बताइए इसमें क्या कंट्रोल्स आपको नजर आ रहे हैं? पहला, बिडिंग प्रोसेस जो है वो हमने इंश्योर करना है सील्ड कॉन्फिडेंशियल हो, ये कंट्रोल. दूसरा, हाई बिड इंश्योर करना है जिसकी प्राइस मैक्सिमम है उसी को सेल की गई हो. कंपेयर करना है इंडिपेंडेंट जो बिडर्स हैं उनकी बिड्स के साथ भी. और अप्रूवल होनी चाहिए कि नहीं डिस्पोजल से पहले, वो तो हमारा मेन कंट्रोल है. अप्रूवल भी होनी चाहिए. फिक्स एसेट रजिस्टर से एक्सक्लूड कर दें, फिक्स एसेट रजिस्टर से भी एक्सक्लूड कर देना चाहिए. अच्छा बताइए, एम्प्लॉयज से पेमेंट हमें पहले लेनी चाहिए या आहिस्ता आहिस्ता उनकी सैलरी में से रिडक्शन कर लेनी चाहिए? जी, आप क्या कंट्रोल बेहतर रिकमेंड करेंगे? कम पहले रिसीव कर लेनी चाहिए. ये जो थर्ड वाला पॉइंट था ये यही था कि सारी पेमेंट ये ना बंदा वो एम्प्लॉय छोड़ के भी तो जा सकते हैं. पहले गाड़ी उनके नाम पे ट्रांसफर कर देंगे, छोड़ के चले गए, फिर कहाँ उनको ढूंढते फिरेंगे. तो पहले पेमेंट रिसीव कर लेनी चाहिए.
जी क्लियर हुआ ये कंट्रोल। यहाँ पे इसमें हमने वीकनेसेस नहीं कंट्रोल्स ढूंढे और सिस्टम से रिलेटेड उसने हमें ट्रांजैक्शन बता दी, सिस्टम बता दिया और हमें कहा तुम कंट्रोल्स बताओ। ये तकरीबन वैसा ही होता है जैसे हमने रटे वाला क्वेश्चन किया हो, लेकिन हमने सिस्टम के मुताबिक, जैसे हमने उसमें बिड्स की बात की, हमने फिक्स एसेट के कंट्रोल्स में बिड की बात नहीं पड़ी थी, लेकिन जब उसने बिड की बात की हमने बिड का कंट्रोल भी बता दिया उसको। क्लियर हुई है बात। तो सिस्टम के लिहाज से जब हमें सिस्टम बता के या तो कंट्रोल्स पूछता है या कंट्रोल वीकनेस पूछता है, बड़े टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ये है। ठीक है, आपको कौन से वाले क्वेश्चन आसान लगते हैं? जिसमें कंट्रोल्स पूछता है, जिसमें वीकनेसेस, जिसमें हाँ, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखता है नॉट, दिस इज नॉट डन, दिस इज, जहां पे नॉट आ जाता है आप कहते हैं ये तो वीकनेस है, लेकिन वो कंट्रोल्स भी पूछ सकता है। और कोई क्वेश्चन? सोल्यूशन का तीसरा पॉइंट तो कल पर रहा था, अभी मैं उसी के लिए तो बताया है सारी कहानी। वो इसमें एक कह रहा है कि इनवाइस इशू करनी चाहिए, आप पैसे ले लें सारे एम्प्लॉय से। असल कंट्रोल ये है कि आप एम्प्लॉय से एडवांस में पैसे ले लें। इनवाइस स्टार्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट के स्टार्ट में इनवाइस का जिक्र कर रहा है, उसको रहने दें। मेन कंट्रोल क्या है? यहां पे जो 26 का थर्ड पॉइंट है, ठीक है, इसमें पहली वाली दो लाइनें काट दें, पहली वाली दो लाइनें काट दें, तीसरे वाली लाइन रहने दें। कार शुड बी रिलीज टू बायर्स ओनली व्हेन द कंपनी हैज रिसीव्ड क्लियर्ड फंड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, पैसे रिसीव कर चुके हैं तभी कार उनको देनी है, वरना नहीं। कुछ कुछ समझ आया मेरे भाई? चलिए, अच्छा ये तो हो गए हमारे कल के क्वेश्चन असाइनमेंट के। हमारे परसों के असाइनमेंट के क्वेश्चन भी हैं, कुछ रहते हैं, याद है? अच्छा, कौन कौन सा क्वेश्चन पेंडिंग था? 7। चलिए 7 के 6 हो गया था, 7 पे आइए। 6 नहीं हुआ था डिस्कस। चले क्वेश्चन नंबर 6 में कोई प्रॉब्लम? ये वॉल्यूम 1 में हुआ हुआ तो डिस्कस कर लिया था हमने क्लास में, तो फिर क्यों कह रहे नहीं हुआ? वॉल्यूम 2 में नहीं हुआ। क्वेश्चन 7 जी, क्वेश्चन 7 नहीं हुआ। अच्छा, वॉल्यूम 2 में नहीं हुआ क्या? वॉल्यूम 1 में भी नहीं हुआ? वॉल्यूम 1 में 7 है ही जी। डिंजी वाला, ये डिंजी तो मुझे लग रहा है जैसे किया हुआ है। हाँ, दोनों अलग अलग क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, इसमें क्या कह रहा है कि इन्वेंट्री काउंट में आपने वीकनेसेस ढूंढनी है, तो मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। ये टेस्ट में आया था तो डिस्कस हो गया था टेस्ट में। अच्छा, अभी टेस्ट डिस्कस नहीं हुआ, चले इसको टेस्ट में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 और एक और क्वेश्चन था टेस्ट में, क्वेश्चन 11। हाँ जी, 7 और 11। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, नहीं था, कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 को डिस्कस कर लेते हैं। कितने स्टूडेंट क्वेश्चन 7 रिटर्न फॉर्म में करके आए हैं? रिटर्न जी, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। अब बजाय ये कि मैं पूरा क्वेश्चन डिस्कस करूं, ठीक है, उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, क्वेश्चन इजी है, तो इसमें जो कंसेप्ट आपको डिफिकल्ट लगता है वो पूछ लीजिए। वॉल्यूम 1 में पढ़ा हुआ भाई, चलो छोड़ दें इसको, अब ये इसी डिस्कशन में टाइम गुजर, इससे बेहतर हम डिस्कस कर लें, किया हुआ कोई बात है फिर भी कर लें जी। इसमें कोई इशू है तो पूछ लें। भाई अब जब तक इसमें से कम 3 क्वेश्चन ही ना पूछेंगे मैं आगे नहीं जाऊंगा। जितना आपने टाइम जाया किया है ना, अब ये ना कहें कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ना कुछ पूछे जी, नहीं तो फिर मैं पूछने लगा। वो कह रहे हैं इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है पेंसिल से, बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या?
Count staff were drawn from inventory warehouse and were counted in teams of 2. तीन तीन होने चाहिए, इंडिपेंडेंट टीम होनी चाहिए। अच्छा, काउंट शीट के ऊपर इन्वेंट्री लेजर बैलेंस भी है। चलें ठीक है ठीक है। 7 के बाद नेक्स्ट असाइनमेंट में क्वेश्चन कौन सा था? 8 में बताइए कोई इशू? ये हाईलाइट से काम नहीं चलता, ओल्ड स्लो मूविंग क्या अलग ही बनानी पड़ती है? अलग शीट बनानी चाहिए ना, हाईलाइट वाला तो बाद में जो है वो खत्म हो जाएगा। आपने कभी हाईलाइट किया है? हाईलाइट करें वो 2-3 महीने के बाद प्लेन हो जाता है, बिल्कुल उड़ जाता है, सारा स्याही उड़ जाती है उसकी। भाई चेक किया हुआ मैं जी, वो तो आप पढ़ते ही नहीं है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो किताब खुलती रहती है उसमें उड़ जाता है। जो आपने किताब बंद करके रखे हो तो 100 साल बाद भी उधर ही होगा। रिस्क होता है भाई, बाज़ औक़ात रिस्क होता है ये। और इसी तरह ज़हन में रखिएगा, जो फैक्स करवाते हैं ना हम, फैक्स आप आर्टिकल में जब जाएंगे तो अक्सर फैक्स कॉपी रिसीव किया करेंगे, उसमें भी रिस्क होता है कि फैक्स अगर आपने करवा के फाइल में लगाई है, आपको पता है हमने 5 साल तक मटेरियल संभाल के रखना होता है, तो फैक्स जो है उसके भी जो उड़ जाती है स्याही, तो हम क्या करते हैं उसको कॉपी करवा के लगाते हैं फिर फैक्स के। एटीएम से, हाँ एटीएम रिसीट जो होती है ये भी उड़ जाते हैं जी। क्वेश्चन 8 का पॉइंट 2, 4 काउंटिंग टीम्स वर फॉर्म्ड, 4 टीम्स बनाई गई। ईच टीम कंप्राइज्ड ऑफ 2 पर्सन, हर टीम में 2 लोग, ठीक है। फ्लोर एरिया वाज एलोकेटेड बाय द टीम्स अमंग देमसेल्व्स, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दे गए। हाँ, उसने इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से आएगी। एक स्टूडेंट कहने लगा सर मुझे याद आ गया, जब हम मदरसे में होते ना तो हमारे कारी साहब कहते थे कुरान पाक पढ़ना है, तो जब ये नहीं ना बताते थे कि किसने कौन सा सिपारा पढ़ना है, सारे 30वां सिपारा ही पढ़ते थे। हैं, होता है ना ऐसे? तो हमें बताइए, जब हमें बताना चाहिए ना भाई तूने पहला सिपारा पढ़ना है, तूने दूसरा, तूने तीसरा, कि कह दें कि भाई जिसका जो दिल करे वो पढ़ ले, ऐसे तो सारे 30वां पढ़ नहीं हाँ स्वाब ही, लेकिन भाई असूल भी तो होता है ना कोई। तो उसी तरह हमने सिर्फ स्टॉक काउंट नहीं करना, हमने इफेक्टिव स्टॉक काउंट करना है। टीम को ये नहीं कहना कि भाई अपनी मर्जी से डिसाइड कर लो किसने कौन सा एरिया वेरीफाई। मैनेजमेंट की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। जी भाई समझ आया कुछ पॉइंट? अगर ये पूछना ही नहीं था इस तरह यार, खुदा का खौफ करे यार, क्या है ये? हमारी क्लास में कोई बीमारी फैल रही है ये मुझे लग रहा है। नहीं, अखबार में भी खबर आई थी कि स्कूलों कॉलेजों में जो है ना ये हाँ ट्रेंड बढ़ता जा रहा है ये। 7th पॉइंट क्वेश्चन 8 का पहले का नाम कर जी। At the end of the count, all inventories against which advances from customers had been received were removed from the physical inventory on the instruction of inventory controller. Inventory controller ने कहा भाई ये कुछ इन्वेंट्री है, इसको लैदा कर लो, इसको इन्वेंट्री में शामिल ना करो। क्यों? कस्टमर से एडवांस ले चुके हम, इसका एडवांस पकड़ चुके हैं, तो भी हमारी इन्वेंट्री नहीं रही। भाई एडवांस लिया है तो एडवांस से सेल थोड़ी हो जाती है। इसको जब तक जीडीएन नहीं बन, जब तक शेयर डिस्पैच नहीं होती, तो क्या हमें लैदा कर देना चाहिए इसको? और जिसको लैदा करना था उसको किया नहीं, ऑब्सोलीट स्टॉक को थर्ड पार्टी का, और जिसको नहीं करना उसको कर रहा है। ठीक है, तो जब एडवांस ले रहे उस पर सेल रिकॉग्नाइज तो नहीं ना होती, तो स्टॉक हमारा है कि थर्ड पार्टी का है, तो इससे स्टॉक में शामिल होना चाहिए हमारे कि लैदा हो जाना चाहिए? स्टॉक में शामिल होना चाहिए जी। और कोई क्वेश्चन? 7 क्लियर हो गया। अच्छा 9 पढ़ लिया था हमने। 11 हम वो टेस्ट में है, टेस्ट में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कौन सा था? 19 था। चलिए 19 को डिस्कस कर लेते हैं। 19 में कोई प्रॉब्लम? 19 का 8 पॉइंट 19 में कोई इशू भाई? 19 में कोई मसला है तो पूछ लेना है।
पूछ ले यार, तेरी मेहरबानी पूछ ले। नहीं पूछना, घर से पढ़ के नहीं आए क्यों जी? कोई क्वेश्चन हो 19 में तो पूछ लीजिए। नहीं। पॉइंट नंबर 3, प्री नंबर परचेज ऑर्डर आर जनरेटेड एंड ट्रिप्लीकेट। इसमें तो कोई इशू नहीं है, प्री नंबर परचेज ऑर्डर्स हैं, 3 कॉपी, जितनी मर्जी है, कोई इशू नहीं है इसमें। ये तो अच्छा कंट्रोल, अच्छा सॉरी, वो वीकनेस पूछ ही नहीं रहा, वो तो पूछ रहा है कि इंटरनल कंट्रोल, तो इसमें एक अच्छा कंट्रोल है क्या? 3 दफा नहीं, प्री नंबरिंग हो रही है, तो 3 दफा का कंट्रोल सिखाया क्या प्री नंबरिंग का सिखाया? प्री नंबरिंग है। इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा भाई? जी ये राणा साहब, छोटे राणा साहब, जी भाई बताइए, इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? इसका प्री नंबरिंग परचेज ऑर्डर का पहले सैंपल सेलेक्ट करेगा, परचेज ऑर्डर न्यूमेरिकल सीक्वेंस इंस्पेक्ट करेगा, सिंपल बोले न्यूमेरिकल सीक्वेंस इंस्पेक्ट कर। हाँ जी ठीक है। और कोई क्वेश्चन? इसका 5th पॉइंट, परचेज ऑर्डर आर फैक्स टू सप्लायर्स एंड कॉपीज देयरऑफ आर फॉरवर्डेड टू द स्टोर्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, इसमें कोई वैसे बड़ा कंट्रोल मुझे नजर नहीं आ रहा, उसने सोल्यूशन में लिखा हुआ कंट्रोल, ये सिस्टम की बात तो है लेकिन इसमें कंट्रोल्स तो नहीं है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी जनरल लिखा होगा उसने, ठीक है, इस पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट से। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान में रखिए, सम टाइम कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाते हुए हम कहते हैं वीकनेस 1 2 3 4 5, और सोल्यूशन में भी उसी तरह उसने 1 2 3, लेकिन इसका यह मतलब लाजमी नहीं है कि जिस तरीके से उसने 1 को कहा है हमारी वीकनेस भी वही नंबर 1 हो सकता है क्वेश्चन नंबर जो 3rd स्टेटमेंट है उसकी स्टेटमेंट नंबर उसमें कोई वीकनेस नहीं थी, तो हमने पहली 2 में वीकनेस आइडेंटिफाई की, अब उसने जो क्वेश्चन में 4th स्टेटमेंट दी है उसमें वीकनेस नजर आ गई, हम अपने सॉल्यूशन में 4th वाली वीकनेस को जब डिस्कस करेंगे नंबर क्या देंगे? 3। तो बाज़ औक़ात 1-2 सॉल्यूशन ऐसे थे उसमें स्टूडेंट कहने लगे सर यहाँ पे 3 में तो वो चीज डिस्कस ही नहीं हो रही जो वीकनेस आइडेंटिफाई की है। तो मैंने कहा भाई 3 में कोई वीकनेस नहीं थी, ये 4th वाली है, हमने तो चूंकि अपनी नंबरिंग करनी है तो लाजमी नहीं कि वो इसी तरह मैच करे। नंबरिंग करना क्या जरूरी है? क्लियरली डिफरेंशिएट करना जरूरी है। अगर नंबरिंग नहीं करते तो नीचे लाइन लगा के करते हैं, नंबर का मकसद बेसिकली यही होता है यहां से नया पॉइंट शुरू हो रहा है। अगर नंबरिंग नहीं करते कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने क्लियरली डिफरेंशिएट करना उसको। और कोई क्वेश्चन? चलिए आज के लिए मेरा ख्याल है यहां तक, बाकी कितने क्वेश्चन आ गए हमारे? 20 और 23, 18 भी रहता है, 20। चलिए ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी मैं कैश एंड बैंक सिस्टम जो है इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूं जी। कल के लेक्चर में हमने इन्वेंटरी एंड फिक्स एसेट सिस्टम स्टडी किया, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। इन्वेंटरी एंड फिक्स एसेट्स, कोई क्वेश्चन नहीं है जी भाई? जी जी इंस्पेक्ट करने के रिकंसिलिएशन, जितनी भी रिकंसिलिएशंस होती है चूंकि रिटर्न फॉर्म में बनती हैं इसलिए हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा कि सैंपल सेलेक्ट करना है रिकंसिलिएशन का, चाहे वो कोई भी रिकंसिलिएशन हो, और इंस्पेक्ट करना है कि किसी ऑथोराइज पर्सन के सिग्नेचर हैं कि नहीं। जब सिग्नेचर मिल जाए तो ये इस बात का एविडेंस होता है कि इसको प्रिपेयर भी किया जा रहा है रिकंसिलिएशन को और रिव्यू भी किया जा रहा है, क्योंकि जो बंदा साइन करता है वो रिव्यू करता है चीज ठीक है फिर ही साइन करेगा ना जी। और कोई क्वेश्चन? नहीं। आज का सिस्टम स्टार्ट करें। चलिए सिस्टम है आज का हमारा कैश एंड बैंक सिस्टम,
याद रखें जिस तरह पेरोल में हमने ये पढ़ा था कि पेरोल ऑडिट में जब हम वर्ड यूज करते हैं इसमें सैलरीज भी शामिल हैं और इसमें वेजेस भी शामिल हैं, उसी तरह याद रखें कि जब हम पेरोल का वर्ड यूज करते हैं तो सैलरीज वेजेस दोनों शामिल हैं। उसी तरह कैश का जब वर्ड यूज करते हैं तो उसमें कैश पेमेंट भी शामिल है और बैंक की पेमेंट भी शामिल है, दोनों पेमेंट शामिल है। ठीक है, जब हम कैश सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें नॉर्मली तो हम जब डेली लाइफ में वर्ड बोलते हैं कैश, इससे मुराद हमारा सिर्फ करेंसी नोट्स होते हैं, लेकिन ऑडिट में जब लफ्ज यूज करेंगे कैश तो इससे मुराद कैश भी है और बैंक भी है, दोनों बैलेंस है। तो आज के सिस्टम में हमारा कैश की ट्रांजैक्शन भी कवर हो रही होंगी और बैंक की ट्रांजैक्शन भी कवर हो रही है। मुझे बताइए सेल्स सिस्टम को हमने कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से कितने हिस्सों में डिवाइड किया था? 4। परचेज सिस्टम को कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से कितने हिस्सों से? पेरोल सिस्टम को कितने हिस्सों में डिवाइड किया? इन्वेंट्री सिस्टम को 4, और उसी तरह कैश सिस्टम की भी हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। और ये ज़हन में रखिएगा कि आई कैप आपसे कोई पूरे के पूरे सिस्टम के कंट्रोल्स नहीं पूछेगा, बल्कि वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट्स के किसी ना किसी स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड कंट्रोल्स पूछेगा। नहीं? तो अब देखते हैं हम कि कैश एंड बैंक सिस्टम में वो 4 एरियाज कौन से हैं जिनके हमने कंट्रोल्स पढ़ने हैं। वो है कैश रिसीविंग, कैश पेमेंट, कैश बैलेंस और पेटी कैश। टी अकाउंट अपने जहन में ले आए, कैश का टी अकाउंट क्या होता है? कैश का टी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आपको पता है कि वो नॉर्मली हम उसको वेरीफाई नहीं करते, हमारे सिलेबस में भी नहीं ओपनिंग बैलेंसेस की वेरिफिकेशन। परचेजेस इस पे कंट्रोल्स होने चाहिए, रिसीट्स इस पे कंट्रोल होने चाहिए, पेमेंट्स इस पे कंट्रोल होने चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस इस पे कंट्रोल होने चाहिए। और फिर पेटी कैश का कंसेप्ट तो आपको पता है कि क्या होता है। ठीक है, वो छोटे मोटे खर्चे करने के लिए जो एक्सपेंसेस, जैसे कोई चाय पानी का खर्चा, कोई अखबार लिया उसका खर्चा, किसी का सफाई करवा ले, ठीक है, स्टेशनरी आइटम वगैरह परचेज की, पेन पेंसिल वगैरह, ये छोटे मोटे खर्चों के लिए पेटी कैश मेंटेन किया जाता है। तो 4 एरियाज हैं। अब जो फ्रॉड है वो याद रखें कैश रिसीट्स पे भी हो सकता है, कैश पेमेंट्स पे भी हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस पे भी हो सकता है। इमेजिन करना है आपने कि आपने कोई बेकरी के मालिक हैं आप, जैसे गुरमे बेकरी, इसकी कोई ब्रांच वगैरह, आप इसके और आप घर में बैठे हैं और आप कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं कि आपके एम्प्लॉयज जो बेकरी में काम कर रहे हैं वो फ्रॉड करना चाहे भी तो ना कर सके। कुछ ऐसा सिस्टम आपने डेवलप करना है। और याद रखें, मैं अगर बेकरी पे काम करने वाला वर्कर हूं तो मुझे पता है कैश रिसीविंग पे भी फ्रॉड किया जा सकता है, कैश पेमेंट पे भी फ्रॉड किया जा सकता है। कैश रिसीविंग पे कैसे फ्रॉड किया जा सकता है? कैश रिसीव हुआ, उसको शो ही ना करवाया, रिकॉर्ड ही ना किया, अपनी जेब में पैसे डाल लिए। कैश पेमेंट पे कैसे फ्रॉड हो सकता है कि जो कैश कोई खर्चा था नहीं जेन्युइन, फेक एक्सपेंस रिकॉर्ड करके कैश निकाल लिया। और बैलेंस में कैसे फ्रॉड हो सकता है कि दुकान पे कुछ पैसे पड़े हुए थे, वो जाते हुए मैंने जेब में डाल लिए और ओनर को कह दिया सर वो चोरी हो गए। तो कैश रिसीविंग पे भी फ्रॉड हो सकता है, पेमेंट्स पे भी हो सकता है और बैलेंस में भी हो सकता है, पेटी कैश में भी। अच्छा, पेटी कैश में तो मेरा ख्याल है हमें कंट्रोल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, वो तो इमटेरियल होंगे। हाँ शाबाश, यही कंसेप्ट देखना था, वो इमटेरियल, लेकिन इमटेरियल ट्रांजैक्शन भी एग्रीगेट होके मटेरियल बन सकते हैं। तो अब हम स्टडी करते हैं इन चारों एरियाज के कंट्रोल, कैश रिसीविंग के, कैश पेमेंट के, बैलेंस और पेटी कैश। सबसे पहले कैश रिसीविंग। कैश रिसीविंग में हमारा ऑब्जेक्टिव है, मेन एरिया हमारा कैश रिसीविंग का कि जितना भी कैश रिसीव हुआ वो रिकॉर्ड भी हो और बैंक्ड भी हो। बैंक्ड का मतलब बैंक में जमा हो। बैंक लफ्ज एक तो नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। बैंक का मतलब बैंक बिल्डिंग, बैंक का मतलब बैंक में पैसे जमा कराना भी है, वर्ब के तौर पे भी यूज होता है। तो बैंक्ड का मतलब क्या है कि जितना भी कैश है वो बैंक में जमा करवाया जाए। इसीलिए एक बैंक्ड वाला अलग कर दिया हमने और कैश रिसीविंग वाला, ये दोनों कैश रिसीविंग से रिलेट करते हैं स्पेसिफिकली, और ये जो कैश रिसीव हुआ उसे बैंक में जमा करवाना।
अब पहला उसने कैश रिसीविंग का 2 हिस्सों में डिवाइड किया, कैश रिसीव्ड थ्रू पोस्ट और कैश रिसीव्ड ओवर काउंटर या कैश सेल्स। ये कैश रिसीव्ड थ्रू पोस्ट पुराने जमाने में होता था, अब ये नहीं होता, लेकिन वो किताब में चूंकि आई कैप वाली बुक में लिखा हुआ है तो हमने इसको कवर किया है। ये उस वक्त की बात है जब ये इजी पैसा, ऑनलाइन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई बैंक, ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। ये 20, 25, 30 साल पुरानी बात है, ठीक है। उस वक्त आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान का कौन सा निज़ाम दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है? ये हाँ, नहरी निज़ाम, और साथ साथ जो पाकिस्तान का पोस्टल सिस्टम है ये भी दुनिया का बेहतरीन निज़ाम समझा जाता। लोगों को पता होता था कि हम जो चीज़ भी सेंड करेंगे पहुंच जाएगी। तो पहले जब ये जैज़ कैश वगैरह और ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं हुआ करते थे तो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए से लोग एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजा करते थे, मनी ऑर्डर के ज़रिए, उसे मनी ऑर्डर कहते थे। आपने शायद वो उर्दू की किताब में मजमून लिखे और देखा हो कि चचा जान से, अब्बा जान से पैसे मंगवाए तो मनी ऑर्डर का लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल करते थे, कर लें, हाँ बिल्कुल वो कंसेप्ट, लेकिन उस पर लगती थी फीस। तो लोगों ने इसका हल क्या निकाला था, वो लेटर सेंड करते हैं ना, उसमें पैसे डाल के अगली पार्टी को सेंड कर लेते, फीस बच जाती, पैसे पहुंच जाते थे, या चेक वगैरह भी इस तरीके से सेंड करते थे। तो ये उस वक्त की बात है कि जब उस वक्त कंपनीज को भी पता होता था कि जब हमारे पास लेटर्स आएंगे कुछ में तो हमारी रेगुलर कम्युनिकेशन होगी, कुछ में हो सकता है कैश या चेक वगैरह भी हो। तो उन्होंने कैश रिसीविंग के ऊपर एक बंदे को, सॉरी ये मेल ओपनिंग के ऊपर एक बंदे को बिठाया होता था कि तुम ऐसा करना, जितनी भी मेल आएगी ना उनको ओपन करना, जो तो लेटर वगैरह हुए रेलिवेंट डिपार्टमेंट को सेंड कर देना, अगर उसमें कोई कैश चेक वगैरह वो कैशियर को भेज देना। तो उधर जो मेल क्लर्क होता था मेल ओपन करने के लिए, वो हमारे जैसा होता था। वो क्या करता था, जैसे ही मेल ओपन की, लेटर कोई है डिपार्टमेंट को सेंड कर दिया रेलिवेंट, अगर उसमें से कैश निकला है कैश तो वो कैश जेब में डाल दिया, लेटर फाड़ के फेंक दिया। अगर कोई चेक है उसको देखा, बेरर चेक है या क्रॉस चेक, फर्क पता दोनों में? बेरर चेक है तो उसको भी जेब में डाल लिया, क्रॉस चेक है तो वो पूरी ईमानदारी के साथ कैशियर को जमा करवा दिया। अब बताइए कि ये जो पोस्ट के जरिए से कैश रिसीव्ड होता है इसमें रिस्क है कि नहीं? आप बताइए क्या कंट्रोल लगाएंगे? हम मेल ओपनिंग प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, किसी बंदे को कहेंगे भाई इसको ऑब्जर्व करो, बल्कि उस बंदे को कहेंगे कि ऐसा करो, तुम ऑब्जर्व भी करो कि इसमें से क्या कैश निकल रहा है, चेक निकल रहा है कि नहीं, और फिर उसकी लिस्ट भी बनाओ। चेक ओपन, जो लेटर वगैरह मेल ओपन करने वाला बंदा अलग है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन उधर हमने और बिठा दिया है, वो उसकी ऑब्जर्वेशन भी कर रहा है और इंडिपेंडेंट लिस्ट भी बना रहा है। डे एंड पे देख लिया उसका टोटल क्या है और कैश कितना रिसीव हुआ, दोनों मैच करते हैं कि नहीं। इससे पता चल जाएगा कि मेल ओपन करने वाला गड़बड़ नहीं कर रहा। ये बात समझ आई आपको? अब आप सोच रहे होंगे दोनों आपस में मिल भी तो सकते हैं, तो वो आपको पता है कोलिजन हमेशा लिमिटेशन है, ठीक है, कोलिजन हमेशा एक लिमिटेशन है, वो फिर हमारे स्कोप से बाहर आ जाती है। पोस्ट क्लियर हो गया, लेकिन याद रखें प्रैक्टिकली अगर आप जाएंगे आपको ये बाकी के कंट्रोल्स तो मिलेंगे, पोस्ट वाला कंट्रोल्स अब नहीं मिलेगा। ये पुराने ज़माने में, अब लोगों के लिए बड़ा इजी हो गया है ऑनलाइन, अब तो शायद चार्जेस भी नॉमिनल से होते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर लेते हैं कोरियर वगैरह के ज़रिए से या पोस्ट के ज़रिए से, अब कैश नॉर्मली नहीं भिजवाया जाता। फिर दूसरा, काउंटर या कैश सेल्स के ऊपर कंट्रोल। ये तो आपको वो कंट्रोल्स है जो हर बिजनेस में नजर आएंगे आपको, चाहे वो छोटा बिजनेस क्यों ना हो। सोल प्रोप्राइटर ना बेकरी वाला है, ठीक है, उसने भी ये कंट्रोल्स लगाए होंगे। क्या कंट्रोल है जरा, ये जरा देखिएगा अटेंटिव होकर। एग्जाम्पल जेन में लेके आइए, वो गुरमे वाले, वो बेकरी वाला होता है, हम जाते हैं परचेज करते हैं, पेमेंट करते हैं, वो हमें रसीद देता है, वो मशीन सी, क्या कहते हैं उस मशीन को जिसमें से वो रसीद निकल, कैश टिल, हाँ वो टिल, वही कैश टिल। चलिए, सबसे पहला कंट्रोल कैश रिसीविंग के ऊपर, जो कैश सेल्स हो रही है बिजनेस में उसके ऊपर, रिस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉइज, हर एम्प्लॉय को इजाजत नहीं होनी चाहिए कैश रिसीव करने की। आपने कभी नोट की है बात कि अगर किसी छोटी बड़ी दुकान पे जाते हैं, जैसे बेकरी की मैंने एग्जांपल दिया आपको, उसमें आप किसी एम्प्लॉय को पैसे देने की कोशिश भी करें, कहते हैं नहीं सर मुझे ना दीजिए, काउंटर पे पैसे जमा करवाइए,
वो खुद, क्योंकि उनको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी गई, मना किया गया कि आपने कस्टमर से कैश रिसीव नहीं करना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मालिक समेत 10 बंदे काम कर रहे हैं बेकरी में, तो हमने कहा सिर्फ 2 लोग कैश रिसीव करेंगे, बाकी के 8 लोग कैश रिसीव नहीं करेंगे। तो हमारा रिस्क कम हो गया कि जहां पे 10 बंदे फ्रॉड कर सकते थे, 8 को हमने पाबंदी लगा दी, अब 2 बंदे सिर्फ फ्रॉड कर सकते हैं, रिस्क कम हो गया। तो ये कंट्रोल एग्री करते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉय वाला अच्छा कंट्रोल है। नेक्स्ट, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। भाई अच्छा, जो लोग जिनको अथॉरिटी है कैश रिसीव करने की, उन पे भी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए। क्या कि एक बंदा कैश रिसीव करे और दूसरा बंदा रिकॉर्डिंग करे, रिकॉर्डिंग करने वाला बंदा अलग हो कैश। ये तो वो एग्जांपल है जो आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पहले दिन से समझा रहा हूं, तो आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब क्या है। कैश रिसीव करने वाला बंदा अलग, रिकॉर्ड करने वाला बंदा अलग। रिसीव करने वाला अगर अपनी जेब में पैसे डाल ले, रिकॉर्ड करने वाले ने लिखा हो, डे एंड पे दोनों को मैच करें, पकड़ा जाए। ये कंट्रोल अच्छा है। लेकिन मुझे बताइए, अगर आप गोरमे या सिमिलर बेकरी शॉप पे जाएं तो आपको सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का कंट्रोल देखने को मिलता है? नहीं मिलता। होना चाहिए, नहीं, क्यों नहीं होता वाला? क्या जस्टिफिकेशन? साहब छोटी सी ब्रांच है, उसके लिए एक ही काम के लिए 2-2 बंदे थोड़ी रखेंगे, ठीक है। स्मॉल एंटिटी होने की वजह से वहां पे सेग्रीगेशन होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। क्यों? स्मॉल एंटिटी है। लेकिन बताइए, कंट्रोल तो फिर भी होना चाहिए। अब क्या कंट्रोल है? वो कहता है अगर स्मॉल, हाँ, अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पॉसिबल नहीं है, आप स्टिल क्या करें, इंश्योर कीजिए कि इनवॉइस जनरेट हो रही हो हर ट्रांजैक्शन की। हर ट्रांजैक्शन की इनवॉइस जनरेट करें और डे एंड पे उस इनवॉइस का टोटल मैच कर ले कैश रिसीव के साथ। हर ट्रांजैक्शन की इनवॉइस बन रही हो, क्योंकि अगर किसी ट्रांजैक्शन की इनवॉइस ना बनी और उस ट्रांजैक्शन का कैश कैशियर ने जेब में डाल लिया, क्या हमें पता चल सकेगा? अगर हर ट्रांजैक्शन की इनवॉइस बनती है, हर ट्रांजैक्शन, गौर कीजिएगा जरा इस बात पे, हर ट्रांजैक्शन की इनवॉइस बनती है, तो डे एंड पे हम क्या करेंगे? अगर उसने कैश में गड़बड़ की भी हुई, इनवॉइसेस का टोटल कर लेंगे, उसे कहेंगे भाई कैश तो तुम्हारा पूरा नहीं है। अब ये इनवॉइस बनती है, ये प्रैक्टिकली 2 तरह से बनती है, एक मैनुअल, एक इलेक्ट्रॉनिक। गोरमे में बताइए, जो इनवॉइस बनती है वो मैनुअल होती है कि इलेक्ट्रॉनिक होती है? वो इलेक्ट्रॉनिक होती है। वो जो मशीन होती है कैश टिल, ठीक है, उसमें अगर आप कभी देखा हो ना, आपने मशीन को जब वो डाल रहे होते हैं उसमें पेज, वो एक रोल सा अंदर डालते हैं, गोल, ठीक है, गोला सा होता है अंदर, उसके अंदर डालते हैं और उससे फिर इनवॉइसेस प्रिंट होकर निकलती हैं। इसीलिए जो उसके थ्रू इनवॉइसेस निकलते हैं उसे कहते हैं टिल रोल या टिल रोल इनवॉइसेस, इनवॉइसेस थ्रू टिल रोल। तो या तो आप टिल रोल के जरिए से इनवॉइसेस, या फर्ज कीजिए आपको लग रहा है कि नहीं वो मशीन खरीद नहीं सकते हम, तो फिर क्या करें? कैश मेमो के जरिए मैनुअल इनवॉइस बनाए। आपने अक्सर दुकानदारों के पास ये देखा होगा, ठीक है, उनके पास एक छोटा सा कॉपी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कैश मेमो, उसमें वो हर पेज की 2-2 कॉपीज होते हैं, और वो एक कार्बन कॉपी, वो हम छोटे होते से कहते थे काला कागज, वो दरमियान में रखता है और उसकी डुप्लीकेट इनवॉइस बन जाती है। ये देखा हुआ कभी आपने? 2 कॉपीज क्यों बनाता है? एक कस्टमर के लिए, एक अपने पास, ताकि शाम को जब अगर ओनर आए तो वो देख ले। अब देखिए ओनर तो घर गया हुआ है, उसे कैसे पता चलेगा पूरे दिन में कितनी इनवॉइसेस बनी है? इनवॉइस का टोटल मैच कर लेगा। तो इसीलिए हर इनवॉइस, हर ट्रांजैक्शन की इनवॉइस बनना जरूरी है। हाँ, वो बनाता ही नहीं। अगर वो हमारे जैसा हुआ, वो क्या करेगा? वो कहेगा मैं इनवॉइस बनाता ही नहीं। तो आपने देखा होगा अक्सर डिपार्टमेंटल स्टोर पे या दूसरी जगहों पे एक पेज के ऊपर नोटिस सा लगाया होता है कि हर ट्रांजैक्शन के इनवॉइस जरूर क्लेम कीजिए। अगर आपको इनवॉइस नहीं मिली तो आप 1000 रुपये इनाम के हकदार है, इस नंबर पे राब्ता करें। कोई इस तरह का नोटिस आपने पढ़ा? अच्छा, कभी सोचने की कोशिश की है नोटिस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आपको समझ नहीं आनी थी। अच्छा किया आपने, समझ अभी भी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी समझाना फर्ज है मेरे पे। वो इसलिए होता था ताकि कस्टमर इंश्योर करे कि हर ट्रांजैक्शन की इनवॉइस मिल रही है मुझे। अगर इनवॉइस एक दफा रिकॉर्ड में आ गई
उसके बाद कैशियर फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि डे एंड पे ओनर आके कहेगा भाई इनवाइस का टोटल है, कैश का टोटल, दोनों मैच करवाओ। तो बताइए क्या रिस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉइज होने चाहिए कैश रिसीव करने के लिए? सेग्रीगेशन ड्यूटीज होनी चाहिए। अगर सेग्रीगेशन ड्यूटीज नहीं भी है, हमें क्या इंश्योर करना चाहिए कि हर ट्रांजैक्शन की इनवाइस जनरेट हो रही है। वो इनवाइस चाहे कैश मेमो मैनुअल फॉर्म में है, चाहे टिल रोल की शक्ल में, उससे गर्ज नहीं है, इनवाइस होनी चाहिए। टिल रोल में है तो ज्यादा बेहतर है। और फिर रिकंसिलिएशन बननी चाहिए। भाई किसकी रिकंसिलिएशन बननी चाहिए? कैश की फिजिकल बैलेंस के साथ, हाँ इनवाइस के साथ। पहले आप हाँ कह गए थे। कैश जो है क्लोजिंग बैलेंस, उसकी फिजिकल बैलेंस की इनवाइस के साथ रिकंसिलिएशन। भाई यहां तक क्लियर है कंट्रोल्स? अच्छा, ये जो कंट्रोल्स हैं ये प्रोबेबली आपको हर बिजनेस में मिलेंगे। ये इतने कॉमन कंट्रोल्स है कैश रिसीविंग के ऊपर। जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मुझसे? कार्बन पेपर ही ना रखे, सिर्फ कस्टमर को बना के दे दें। जी कार्बन पेपर रखे ना, सिर्फ शाबाश, कार्बन पेपर रखे ही ना, सिर्फ कस्टमर को इनवाइस बना के दे दे। तो ओनर आके कहेगा भैया ये 2 कॉपी थी, 1 कॉपी किधर गई है? पूछेगा कि नहीं, ओनर को नजर आएगा कि नहीं कि 1 कॉपी उसकी निकल गई हुई है? नहीं निकल, नहीं क्या मतलब? प्री नंबर तो होगी ना, उसको पता चल जाएगा कि ये एक इनवाइस जो है ये उसने फाड़ के दे दी है। पता, आप उसके ऊपर नोट कीजिएगा, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 100 तक गिनती होती है। ये मैंने देखी हुई है, 100 तक गिनती होती है। अब आप कहें सर हो सकता है उसने कोई दूसरी कॉपी भी अपनी जेब में रखी हो और वो वहां से उठा है। इसका भी कंट्रोल होता है। जो इसका कंट्रोल बताया कि उससे 50 रुपए इनाम दूंगा, वो स्टैंप लगा देता है। बाजू का नाम नहीं लिखा होगा, स्टैंप लगा दे। और कंट्रोल बताइए वो कोई दूसरा तो नाम वाली भी बन सकती है कॉपी। आप उर्दू बाजार चले जाएं, आप भाई जहां पे नोट जाली बन जाता है कि नहीं बन जाता? जब नोट जाली बन सकता है, शनाख्ती कार्ड जाली बन सकता है, तो क्या वो जो कैश मेमो बुक है वो जाली नहीं बन सकती? उसका तरीका ये होता है, ओनर, हाँ ओनर जब घर जाने लगता है ना, बताए क्या बुक को बाहर ना लेके जाना है? भाई वो मोबाइल है, उसके पास तस्वीर खींचेगा, कहेगा ये लो बुक तुम्हारे पास पड़ी है, मैं जा रहा हूँ उर्दू बाजार। हाँ ये आधा सुन लिया आपने कंट्रोल, आगे नहीं जेहन में आ रहा क्या है। जब ओनर घर जाने लगता है वो उसकी मुकम्मल तलाशी लेके जाता है कि इतना ही करता है जब अपने पैसे लगे हो ना, इससे ज्यादा। ये कंट्रोल्स देखे हुए हैं हमने, ये ज़बानी कलामी नहीं बता रहा आपको, हंसाने के लिए नहीं कह रहा कि उसकी जामा तलाशी लेगा, ये वाकई वो तलाशी लेता है। ठीक है, ये नहीं उर्दू का लफ्ज है, उर्दू नहीं पढ़ी आपने? हाँ एग्जाम्प्ट थी उर्दू, बोलना उर्दू एग्जाम्प्ट थी तो शरीर करे इसलिए नहीं। जामा तलाशी का जो मतलब आपके जहन में आ रहा है ना वो नहीं है, बाकी हर कुछ है। हो गई तशरीह, आगे आ जाए बैंक। अच्छा मुझे ये बताइए कि जितना कैश रिसीव हुआ पूरे दिन में बैंक में जमा करवाना चाहिए। अगर आप कभी कोई बैंकर आपका दोस्त हो ना, तो वो आपको एक बात बताएगा कि बैंकों में जितनी चोरी डकैतियां होती हैं ना, उनमें मोर देन 70% केसेस में बैंक का कोई ना कोई अमला या सिक्योरिटी गार्ड मुलव्वस होता है। इसी तरह मुख्तलिफ दुकानों में जो चोरियां होती हैं उनमें तकरीबन 100% केसेस में समझ लें कोई ना कोई एम्प्लॉय मुलव्वस होता है। तो अगर आपने 8-10 दिन तक कैश बैंक अपनी बिजनेस प्लेस पे दुकान पे रखा कि हफ्ते बाद जो है इकट्ठा जमा करवा देंगे। अब आजकल छोटी से छोटी दुकान भी हो ना, कोई बिल्कुल छोटी दुकान है, उसके भी एक दिन की 15-20 हज़ार की सेल तो होती है। अगर हफ्ते तक आप उस पैसे को जमा ना करवाए वो तो 1.5-2 लाख बन जाएगा। एम्प्लॉयज को अगर पता है कि 1.5-2 लाख पड़ा होता है, बताइए वो क्या करेंगे? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, वो कोई ना कोई वारदात करने की कोशिश। इसलिए बेहतर क्या है कि मौका ही ना दिया जाए। डेली बेसिस के ऊपर जो भी आपका बैलेंस है उसे बैंक में जमा करवाते रहें। और भाई को मैंने कहा यार ये जरा 1.5 लाख है, ये बैंक में जमा करवा दो।
ठीक है। और ये थोड़ी देर बाद आए कहने लगे बैंक सर मैं जमा करवा दिया, तो मेरी तसल्ली हो जाए। क्यों? डिपॉजिट स्लिप। अच्छा डिपॉजिट स्लिप लेके अपने पास रख लूं कि उसे देखूं जो मैंने पैसे दिए थे उसके मुताबिक ही है कि नहीं, जो कैश बुक में आउट हुए हैं कैश जो जमा करवाने के लिए इसको भेजे थे, डिपॉजिट स्लिप सेम अमाउंट की है कि नहीं। कह रहा यही देख लो कि डेली डिपॉजिट होना चाहिए और जो कैश भेजा है आपने, जो कैश बुक में क्रेडिट किया, जो कैश भेजा और जो डिपॉजिट स्लिप है ये मैच होती हैं कि नहीं। क्लियर हो गया? अब खुद सोचे, इंश्योर कर लिया हमने हमारे बिजनेस में जितना भी कैश आ रहा है वो सारे का सारा रिसीव हो रहा है और डिपॉजिट भी हो रहा है। क्लियर हो गया? रिसीव साइड हमारी सिक्योर्ड हो गई। अब किस साइड की तरफ चलना है? पेमेंट में फ्रॉड क्या हो सकता था? फेक एक्सपेंस रिकॉर्ड करके पेमेंट करवा सकते थे। तो हमने क्या करना है, इंश्योर करना है पेमेंट सारी जेन्युइन हो। कैसे इंश्योर करें? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए। घर वालों से आपने कहा 10,000 रुपया भेज दें, घर वाले पूछेंगे ना किस लिए, अगर किताबें खरीदनी है, सिलेबस बदल गया है। घर वाले कहें पिछले महीने तो खरीदे थे, कहते नहीं सिलेबस रिवाइज हो गया है। क्या घर वालों को आपको 10,000 रुपये भिजवा देने चाहिए? नहीं। कि कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेने चाहिए। कहेंगे भाई कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आप कहेंगे अभी ये किताबें खरीदूंगा तो फिर मुझे इनवाइस मिलेगी ना, फिर भेजूंगा। घर वालों ने पैसे भेज दिए। अब क्या घर वालों को आपको इनवाइस, आपको घर वालों को अपने इनवाइस दिखानी चाहिए? ये उस दुकानदार की इनवाइस है जिसे मैंने, ये देखें, ये सीए जो है इसकी किताब, ये इसका बिल है जी। अगर आप उससे कहेंगे तो आपको इनवाइस दे देगा। हाँ जी, वो तो ज्यादा भी बना देता है बिल्कुल। अब घर वालों ने इनवाइस आपकी जब देखे, घर वालों ने इनवाइस देखी, देख के आपको इनवाइस वापस कर दें ताकि अगले महीने फिर सिलेबस रिवाइज हो जाए। नहीं, क्या करें, उसके ऊपर क्रॉस लगा दे, उसको फाड़ दे, स्टैम्प पेड का लफ्ज, ताकि आप उसको दोबारा क्लेम ना कर सके। कंपनी में बाज़ औक़ात ऐसे होता है, जो जूनियर एम्प्लॉइज होते हैं ना, 2-3 एग्जांपल्स हैं, अगर आप कहें तो मैं शेयर कर दूं, 5 मिनट ऊपर बैठ जाएंगे एक्स्ट्रा। अच्छा सुन लें चलिए। अच्छा आप सुनिए, वो क्या करते हैं एम्प्लॉय, सर एसी खराब हो गया। अच्छा एसी खराब हो गया तो सर रिपेयर करवाना है, ये देखिए ये इनवाइस रिपेयर कराया, 1500 रुपया दे दें। 1500 दे दिया। उस इनवाइस को जो जनरल एंट्री पास की उसके साथ अटैच करके वो बोरियों में रिकॉर्ड के तौर पे रख दिया जाता है। अब एम्प्लॉइज क्या करते हैं, महीने 2-3 महीने के बाद दोबारा जाते हैं, वो बोरियों को खोलते हैं, वो जो पुराने वाउचर पड़े जिनके साथ सपोर्टिंग लगी होती है उनको निकालते हैं, डेट्स को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, डेट्स को चेंज कर लेते हैं। भाई जनवरी है, उसको दिसंबर या नवंबर या अक्टूबर किया जा सकता है, उसके साथ 0, 1, 2 एक्स्ट्रा लगा दें। इसी तरह वो डेट्स को सामने रख के चेंज करके दोबारा क्लेम कर लेते हैं। अब ये डुप्लीकेट पेमेंट से बचने के लिए क्या कंट्रोल होना चाहिए, उसको वार्ड में हल्का सा या उसके ऊपर स्टैंप लगा दे, पेड को ये क्रॉस कर दे, इससे पता चल जाए इसकी पेमेंट हो चुकी है, रिक्लेम ना हो सके। यही वो कह रहा है, स्पोर्ट जितनी भी पेमेंट करें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होनी चाहिए कि नहीं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर दें। सीएफओ हायर मैनेजमेंट की अप्रूवल होनी चाहिए पेमेंट से पहले, पता चले जेन्युइन पेमेंट है। क्रॉस चेक के जरिए से पेमेंट हो, बेहतर है। जब छोटी मोटी पेमेंट, पैटी कैश की पेमेंट हो सकता है कैश में हो, लेकिन याद रखें जब कभी बड़ी पेमेंट हो वो हमेशा क्रॉस चेक के जरिए होनी चाहिए। रिकॉर्ड रहता है कि आपने पेमेंट करते हैं, अगली पार्टी मुकर भी सकती है। आप हो सकता है थोड़े से पैसे टैक्स वगैरह बचाने के लिए जो है वो कैश के जरिए पेमेंट कर दें, लेकिन बेहतर ये होता है अगर आपकी इलीगल है तो चले कैश में पेमेंट कर दिया आपने, वो ठीक है, लेकिन अगर लीगल पैसे हैं तो बेहतर होता है कि वो थोड़े सा टैक्स बचाने के लिए आप कैश के पेमेंट जरिए पेमेंट ना करें, बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट करें। प्रॉम्प्ट रिकॉर्डिंग जो है ये जिस दिन पेमेंट हो उसी दिन रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये है पेमेंट के कंट्रोल। नहीं उसी टाइम ना करें, थोड़ा कुछ सांस ले लें, आधे घंटे बाद कर लें, उसी दिन कर दें। हाँ, कैश पेमेंट क्लियर हो गई, रिसीविंग भी हो गया। क्यों, अब क्या गया? अच्छा बैलेंस हमारा 2 जगह पे पड़ा होगा, एक पड़ा होगा कैश इन हैंड बैंक में। तो मेरा ख्याल है कि कैश इन हैंड पे तो कंट्रोल की जरूरत है, जो ऑफिस में पड़ा हुआ है हमारा। जो बैंक में वो तो सिक्योर है, वो तो कोई नहीं लेके जा सकता। ऐसे ही है कि भाई वो भी एट रिस्क होता है,
आप एटीएम आपका जरा थोड़ी देर के लिए मुझे देना और देखें पैसे निकलते हैं कि नहीं उसमें से। इसी तरह अगर आप ईमेल के, अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, आपने अपना लैपटॉप जो है वो ओपन रखा हुआ है ऑनलाइन, तो आपके अकाउंट को एक्सेस करके पेमेंट वो की जा सकती है। आपने अक्सर शायद स्कैंडल भी देखे होंगे, सुने होंगे कि वो सिंगापुर में चाइना के जरिए से लाहौर का कोई बैंक अकाउंट था, हैक किया और वो पेमेंट इंटरनेशनल वो पेमेंट कर रहे हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं, क्या नहीं हो सकता? आपका एटीएम से कोई दूर आपका दोस्त पेमेंट नहीं ले सकता, करवा सकते? ले सकते? क्यों नहीं? पासवर्ड गैस करना क्या मुश्किल होता है? ठीक है, पासवर्ड तो आसानी से, पिन कोड वगैरह, हाँ आसान, हाँ वो पिन कोड नॉर्मली क्या रखे लोग गैस कर लेते हैं। वो क्या होते हैं आपके, वो नॉर्मली या आपने कोई फोन नंबर रखा होगा, डेट ऑफ बर्थ होती है, वो गाड़ी का नंबर होता है, इस तरह के पासवर्ड रखे होते हैं ना। मेरा एक दोस्त था, मैं उसके पास बैठा हुआ, 10-12 साल पुरानी बात है, तो कोई डाटा लेना था, उसने अपना कंप्यूटर ऑन किया, तो वैसे ही गपशप लगा रहे थे एक बिला, तो मैंने कहा अच्छा तूने पासवर्ड लगाया, मैं तो पासवर्ड गैस करूं? उसने कहा नहीं, ये पासवर्ड ऐसे थोड़ी गैस हो, जैसे आप कह रहे हैं ना कि एटीएम कार्ड है, पासवर्ड भी तो होता है, गैस करना थोड़ी आसान है। मैं ऐसे मजाक में मैंने कहा नहीं, अगर मैं गैस कर लूं। कहता बताओ। मैं कहा भाभी का नाम। बड़ा परेशान हुआ, कहता यार तूने गैस कर लिया है, अब तो बदलना पड़ेगा। महीने बाद उसने भाभी को बदल लिया। जो बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, बैंक में ये भी एट रिस्क है, ये भी एट रिस्क है। नहीं पता, 200 का पता होता है ना। हाँ नहीं, वो पता कैसे, वो पास बैठा हुआ, एक दिन कॉल आ रही, मैंने देखा जैज कॉलिंग, जैज कॉलिंग। मैंने कहा यार जैज वाले मुझे भी कॉन्टैक्ट करते हैं, लेकिन हमेशा मैसेज भेजते हैं, ये कौन सा जैज है जो कॉलिंग है? कहता है नहीं यार उनकी कोई प्रमोशन ऑफर होगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बाकी की प्रमोशन ऑफर होगी। थोड़ी देर बाद आया जैज 2 कॉलिंग। तो भाई वो उसके कंट्रोल थे जो उसने घर वालों से बचने के लिए लगाए हुए थे। हाँ, तो पता चल जाता है कि जैज कॉलिंग के जैज 2 कॉलिंग। अब देखिए कैश बैलेंस, एग्री करते हैं जो हमारे पास कैश इन हैंड है इस पे भी कंट्रोल होने चाहिए, बैंक बैलेंस पे भी कंट्रोल। अच्छा, जो हमारे पास बिजनेस प्लेस पे कैश पड़ा हुआ है, क्या कंट्रोल हो भाई? उसको हैवी लॉक्ड बॉक्स में रखें, हैवी लॉक्ड बॉक्स, जिसे उर्फ आम में हम कहते हैं तिजोरी। तो ताकि, अच्छा तिजोरी ऐसी होनी चाहिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ताकि शिफ्ट कर सके। नहीं भाई, हैवी होनी चाहिए, लॉक्ड होनी चाहिए। ठीक है, स्मॉल बॉक्स होगा वो तो चोर फिर उसमें से पैसे नहीं निकालेगा, बल्कि उसी को निकाल के ले जाएगा। हाँ जी, हैवी लॉक्ड बॉक्स होना चाहिए, सिक्योर्ड प्लेस पे, जहां पे हर किसी का आना जाना ना हो। ठीक है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल होने चाहिए, तिजोरी ऐसी जगह पे रखनी है जहां पे हर किसी का आना जाना ना हो। बैंक बैलेंस, इसमें क्या कंट्रोल होने चाहिए? अप्रूवल ऑफ न्यू बैंक अकाउंट्स, हाँ, के जितने भी बैंक अकाउंट्स ओपन करने हैं उनकी अप्रूवल होनी चाहिए। अच्छा, अब देखें कि मेरे नाम से अगर कोई और बैंक अकाउंट ओपन कर लेता है, भाई एक नाम के कई इंडिविजुअल हो सकते हैं, लेकिन आपने पढ़ा होगा एक नाम की कई कंपनीज नहीं हो सकती। इसकी रीजन सुने। अब एक रीजन ये भी है कि अगर मेरे नाम का चेक आया, वो कोई दूसरा बंदा भी उसी नाम का है, वो उसको कैश करवा सकता है। लेकिन अगर कंपनी के नाम पे, आपको याद है यहां पे हमने पढ़ा था पोस्ट के जरिए से जो कैश आया उसने जेब में डाला, बेरर चेक आया वो भी जेब में, क्रॉस चेक आया वो उसने जमा करवा दिया था। लेकिन अगर वो कंपनी के नाम से ही खुद से किसी दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवा ले, अब की बार वो क्रॉस चेक भी बड़ी अमाउंट का हुआ ना, उसको कैशियर को नहीं देगा। क्यों? वो दूसरी अपने अकाउंट जो उसने ओपन करवाया वहां पे जमा करवा देगा। इसलिए वो कहते हैं कि जब कभी बैंक अकाउंट्स ओपन करने, ध्यान रखना है किसी एम्प्लॉय को ऑथोराइजेशन नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टर्स की ऑथोराइजेशन होनी चाहिए। इसलिए कंपनी के नाम से बैंक में अकाउंट खुलवाने जाएंगे, बैंक मैनेजर कहेगा बोर्ड रेजोल्यूशन लेके आओ, फिर अकाउंट खुलेगा, ताकि कंपनी के नाम के चेक दूसरी जगह ना ट्रांसफर हो सके। फिर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए। क्या? अच्छा, यहां पे इमेजिन कीजिए क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होगी। मुझे बताइए,
चेक बुक, मैंने अकाउंट खुलवाया, चेक बुक किसके पास है और सिग्नेटरी कौन है उसके ऊपर? सिग्नेटरी भी मैं ही हूं। तो मैं तो अपने अकाउंट में से पैसे निकलवा सकता हूं, मैं तो अपने अकाउंट में से पैसे, तो ये फ्रॉड नहीं हो गया? नहीं, ये फ्रॉड नहीं हुआ। लेकिन मुझे बताइए, अगर अकाउंट हो कंपनी का और एक ही बंदे के पास चेकबुक है, वही सिग्नेटरी है, क्या वो कंपनी के अकाउंट से पैसे निकलवा सकता है कि नहीं? इसलिए सेग्रीगेशन डिटेल होने चाहिए। क्या? जरा सुनिए समझिए कंट्रोल को। चेकबुक अलहदा बंदे के पास हो, सिग्नेटरी साइन करने वाला बंदा अलहदा हो, ताकि एक बंदा अपनी मर्जी से पेमेंट निकलवाना चाहे भी तो ना निकलवा सके। और इसमें ये सेग्रीगेशन डिटेल वाला कंसेप्ट समझ आ गया। इसमें आपको एक ही चीज और समझा दूं, अभी भी वैसे अक्सर इस तरह होता है कि चेक के ऊपर मैन्युअली साइन किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जैसे शनाख्ती कार्ड होता है ना, उसके ऊपर भी साइन होते हैं, लेकिन वो साइन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक। उसी तरह चेक्स के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक्सेप्टेबल है, पेमेंट हो जाती है। तो अगर तो सेग्रीगेशन ड्यूटीज होनी चाहिए, चेक लैदा, चेकबुक लैदा बंदे के पास, सिग्नेटरी लैदा। अगर सिग्नेटरी मैनुअल नहीं इलेक्ट्रॉनिक है, तो वो जो डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए यूज हो रही हैं, वो स्टैंप वगैरह जो भी इक्विपमेंट है, उसको फिर अलहदा पर्सन के पास सिक्योर होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है? ये ना हो कि वो आपने डिवाइसेस ओपन रखी हुई है, ठीक है, ऐसे नहीं हो। वो तो फिर कोई भी बंदा जो चेकबुक के ऊपर साइन कर सकता है। तो खास तौर पे जिसके पास चेकबुक है, अगर डिवाइसेस उसके हाथ लग जाए, वो तो फेक साइन करवा सकता है। तो सिग्नेटरी लैदा होना चाहिए, चेकबुक लैदा होना चाहिए। कंट्रोल समझ आया? अगर सिग्नेचर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज हो रही हैं, उनके ऊपर भी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होने चाहिए। और अगर मुझे फर्ज कीजिए किसी कंपनी का सीएफओ हूं, तो मैं कैशियर को कहता हूं भैया चेकबुक तुम्हारे पास है, सिग्नेटरी मैं हूं, मैं तो 1 महीने के लिए जा रहा हूं सिंगापुर, तो ऐसा करो कि ये ना मुझे हर रोज फोन करके बार बार तंग करो, सर वो पार्टी पेमेंट के लिए आई बैठी, उसे पेमेंट करनी है, वो पार्टी पेमेंट के लिए। अभी ऐसा करो 10-12 चेक मेरे से साइन करवा लो, ताकि मुझे पेमेंट ना बार बार डिस्टर्ब ना करो। ऐसे होना चाहिए। चेक प्री साइन कर देना चाहिए? नहीं, वरना चेक अगर प्री साइन मैंने कर दिए, मैं बाद में सिंगापुर पहुंचूंगा, कैशियर पहले पहुंच जाएगा। वो कैसे पहले पहुंच जाएगा? ब्लैंक चेक। बैंक रिकंसिलिएशन, भाई बैंक में सबसे अहम कंट्रोल ही यही है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? जब आसानी हो तब बना ले, हर मंथ। बिल्कुल बिल्कुल। अब रिसीविंग के कंट्रोल हो गए, पेमेंट के हो गए, बैलेंस के भी हो गए, कौन से रह गए? पैटी कैश। पैटी छोटे मोटे खर्चे के लिए हम अपने बिजनेस में देख लेते हैं, निस्बतन जो हमें ईमानदार बंदा नजर आता है, वो चाचा जी होते हैं कोई ना कोई, उनको हम कहते हैं चाचा जी हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं 20, 25, 50 रुपए के छोटे मोटे, तो इसके लिए बार बार मेन कैशियर को तंग करना मुनासिब नहीं है। आप ऐसा कीजिए, महीने का हमारा तकरीबन कोई खर्चा बनता है 10-12 हज़ार, तो ये लीजिए आप 50,000 रुपया रख ले अपने पास, 50,000 रुपया रख लीजिए अपने पास, और इसमें से छोटा मोटा खर्चा करते रहिएगा। है 10-12 हज़ार देने चाहिए। हाँ भाई, महीने का खर्चा 10-12 हज़ार है, तो मैक्सिमम लिमिट 10-12 हज़ार, बड़ी हद है 15 हज़ार कर दे, ये थोड़ी 50 हज़ार। उसका मूड नहीं भी बनना 50 हज़ार दे के फिर भी बन जाए, तो भाई वो जो लिमिट है